आज हम बात करने वाले हैं क्वाड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, अब देखो बॉस, क्वाड ग्रुपिंग जिसको आसियान नाटो या फिर इंडो पैसिफिक नाटो के नाम से भी जाना जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसी के साथ हम सारी की सारी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको सबको कवर कर लेंगे। बट इससे रिलेटेड मैं एक पहली वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने ब्रिक्स के बारे में बात की थी। ठीक है, ब्रिक्स जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया एक अहम भूमिका या फिर इंपॉर्टेंट पिलर के तौर से देखा जाता है। वहीं पे बॉस क्वाड की अगर हम बात करें तो क्वाड में भी एक इंपॉर्टेंट पिलर मेंबर है इंडिया। ठीक है, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन आपकी 2025 में बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाली। क्यों? ब्रिक्स बॉस इसलिए रहेगा क्योंकि चाइना एंड रशिया की जो डिप्लोमेसी है या फिर जो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाने वाले हैं उससे रिलेटेड टैरिफ्स वाली जैसी न्यूज आपको सुनने को मिलेंगी। इस वजह से ब्रिक्स न्यूज में रहने वाला है। क्वाड क्यों? क्योंकि यार 2025 में जो सबसे ज्यादा उभर के कोई यूरोप आएगा जिसमें आपको क्वाड प्लस जैसी इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे वो 2025 में ही होने वाले हैं। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि बॉस दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वन इज द इंटरेस्ट एंड सेकंड वन आपकी टाइमिंग। ठीक है, हमेशा जियोपॉलिटिक्स में अगर कोई भी चीज होती है तो वहां पे आपके इंटरेस्ट प्लस उसकी टाइमिंग की भैया किस टाइम वो हो रही है वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी चल रहा है 2025। ठीक है, 2025 मतलब 20 जनवरी 2025 को भैया एक बड़ा इवेंट हुआ, डेट इज यूएसए की जो भी अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टी चली आ रही थी उसका रूल एंड होता है। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं एज अ प्रेसिडेंट। अब अगर थोड़ा सा आप जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उनका टेन्योर जो कंप्लीट जो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है वो 5 इयर्स होता है। वहीं पे अगर हम देखा जाए तो बॉस आपके यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में इज कंप्लीटली अबाउट द 4 इयर्स। ठीक है, ये 4 साल का कंप्लीट होता है। तो 4 साल का होता है तो भैया इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि 2021 में लास्ट इलेक्शन हुए थे या फिर 2021 में लास्ट प्रेसिडेंटी जो बाइडेन को दी गई थी? बिल्कुल बॉस, दी गई थी। तो भैया क्या क्वाड भी 2021 में बना था क्या? जी बॉस, क्वाड का जो मेन सिग्निफिकेंस निकल के आती है वो 2021 में निकल के आती है। ठीक है, हालांकि मैंने कुछ बेसिक फ्रेमवर्क बता दिया, आप कुछ कुछ आर्टिकल्स की पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्वाड का देखो मेजर जो इनिशिएटिव था डेट इज क्योंकि 2021 के अराउंड चाइना इज द ओनली कंट्री जो बहुत ज्यादा उभर के आ रहा था। इंडिया हालांकि बाद में आया है अराउंड 2022 जहां पे कोविड पोस्ट कोविड हमारी काफी अच्छी ग्रोथ रही है। बट 2021 में चाइना की बहुत अच्छी ग्रोथ थी एंड उसके पहले। ठीक है, तो वहां पे आपका निकल के आता है क्वाड रीअफ्रेम्स शेयर्ड कमिटमेंट टू द स्टैंडिंग फ्री एंड द ओपन इंडो पैसिफिक। ओपन इंडो पैसिफिक की हम बात करते थे कि भैया जो भी क्वाड मेंबर्स हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि इंडो पैसिफिक में जो भी चीजें हो रही हैं वो आपकी ओपन तरीके से रहें, वहां पे एक मोनोपोली नहीं रहे इंडिया की, सॉरी चाइना की। ठीक है, आगे देखो आगे क्या मेंशन्ड है। आगे मेंशन्ड है बोथ द फर्स्ट ट्रंप एंड द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस कंसीडर्ड द क्वाड एज essential to shift focus towards the Indo-Pacific regions, particularly as a counterbalance to China's assertive actions on the issue of the sovereignty. होप से समझ गए होगे। अब देखो यार कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट की बात हो रही है तो उसके साथ आपके प्लस टाइमिंग भी। तो क्वाड में आपकी 4 मेजर कंट्रीज हैं जिनको मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट वन इज इंडिया, सेकेंड वन इज यूएसए, थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एंड आपका फोर्थ वन डेट इज जापान। ठीक है, अब देखो बॉस टाइमिंग बोला ना, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। इंडिया जहां पे हम बोलते हैं हमेशा कि भैया हम कभी भी यूएसए के अलाई नहीं बनेंगे, वहां पे हम इंडो पैसिफिक जैसे या फिर नाटो इंडो पैसिफिक या फिर आसियान नाटो जैसी ग्रुपिंग में अभी तक हम क्यों शामिल हैं? टाइमिंग बॉस, टाइमिंग 2021 जहां पे आपको ग्राउंड क्लैशेस जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब चाइना की असर्टिवनेस देखने को मिलती थी, एग्रेसिविटी देखने को मिलती थी। इस वजह से हमने सोचा क्यों ना एक ग्रुपिंग बना ली जाए जो कि डिप्लोमेटिकली इन सारी चीजों को रोक पाए। ठीक है, इस वजह से इंडिया ज्वाइन करता है। सेकंड वन भैया यूएसए के क्या इंटरेस्ट होते हैं? देखो भैया यूएसए आपका अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो तो पैसिफिक ओशन के अराउंड पड़ती है। ठीक है, अब यूएसए अगर डायरेक्ट चाहता है कि भैया हमारी एकदम डायरेक्ट प्रेजेंस रहे इन द इंडो पैसिफिक, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री। रशिया के साथ आप कर नहीं सकते, पाकिस्तान के जो पहले करते थे अब भैया वो इस काबिल रहा नहीं है कि हम उसके साथ कर सके। बांग्लादेश की सिचुएशन आप देख रहे हो, म्यांमार में मिलिट्री को हो रखा है। तो भैया ऐसी कौन सी बड़ी पावर है जिसको हम अपने हाथ में लेके या फिर उसके अपने टाइस अच्छे करके इंडो पैसिफिक का कंप्लीट नेटवर्क ले सकें? तो वो अभी के तौर पे इंडिया है एंड यूएसए की कंप्लीट डिप्लोमेसी सिर्फ इसी पे चलती है। ठीक है भैया, ऑस्ट्रेलिया क्यों? भैया ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या ऐसे कनेक्शंस हो सकते हैं? देखो बॉस, ऑस्ट्रेलिया इसलिए क्योंकि चाइना जो है, जैसे यूएसए आपने कभी देखा होगा कभी भी किसी भी कंट्री पे सैंक्शन लगा देता है इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया पे भी कई बार सैंक्शंस लग जाते हैं। ऐसे चाइना अननेसेसरली कभी भी सैंक्शंस लगा देता है ऑन दी ऑस्ट्रेलिया, जिससे रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल्स भी दिखाए थे। ठीक है, आगे भैया जापान, जापान क्यों करना चाहता है? भैया जापान और यूएसए, आपको अगर वर्ल्ड वॉर याद आ रहे हो तो दोनों कहीं ना कहीं दोनों अलग डिफरेंट फ्रंट पे खड़े हुआ करते थे। आज दोनों एक साथ हैं, क्यों? क्योंकि भैया यूएसए की जो आधी से ज्यादा मिलिट्री है या फिर जो भी मिलिट्री बेसिस है वो कहां पे है? जापान में। जापान को क्या करते हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जापान की कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि मजबूरी बन जाती है, उसको क्वाड में आना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन तो भाई इंपॉर्टेंट है ही। अब बात करते हैं कैसे कैसे कि भैया कैसे कैसे चीजें हुई। अभी तक आपने बहुत कुछ समझा दिया। तो देखो क्वाड का जो फुल फॉर्म है डेट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको आगे देखने को मिलेगा ए जी
सी भैया ये क्या है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। अगर आपने ये पॉइंट यूज करते हो अपने जीडी में, या फिर आप अगर क्वाड के बारे में बताना चाह रहे हो, तो एक नेक्स्ट लेवल आपका इंपैक्ट होने वाला है। सेकंड वन भैया, इसी के साथ सेकंड वन क्या होने है, ब्लू डॉट नेटवर्क, जिसको BDN बोलते हैं, इसको ब्लू डॉट नेटवर्क बोलते हैं। क्या है, सारी की सारी स्लाइड्स में इन्वॉल्व है। आगे क्या है भैया, SCRI, इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव। ये सारे इनिशिएटिव्स आपकी या तो इंडिया के साथ या फिर जो भी मतलब क्वाड मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में लिए गए। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेम, STEM, है ना। मेरे को सबसे अच्छा यही लगा, तो इसको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि भैया एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। थोड़ा सा साथ में लेके चलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया क्वाड का जो मेन फंक्शन है वो है सिर्फ चाइना को काउंटर करना, ठीक है। सो क्वाड आल्सो नोन एज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। और सिंपली द क्वाड इज अ स्ट्रेटेजिक फोरम कंप्राइजिंग 4 कंट्रीज, यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं भैया, तो आपका यूएसए है, जापान है, इंडिया है एंड ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। द क्वाड इज एम्ड एट प्रमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स। द 4 कंट्रीज शेयर्ड अ कॉमन इंटरेस्ट इन द मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक है। प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, क्योंकि ये चारों कंट्री डेमोक्रेसी है। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, हालांकि कितनी होती है बहुत बहुत सबको पता है। एंड द रूल ऑफ द लॉ, ठीक है, एंड द रूल ऑफ द लॉ एंड कंट्रीज ऑफ द चाइना's expanding influence in the region. The quad held several at the meetings at the ministerial and the leaders level to discuss issues such as the maritime security. भैया अच्छा, मतलब क्वाड की क्या मिनिस्ट्रीज की और जो हेड्स होते हैं उनकी अलग अलग मीटिंग होती है क्या, बिल्कुल भाई, उनकी दोनों अलग अलग मीटिंग होती है। जैसे कि G20 में मल्टीपल मीटिंग्स होती है ना, उसी तरीके से क्वाड में भी मल्टीपल मीटिंग होती है। तो भैया अभी जो जैसे हमारे एस जयशंकर साहब गए हैं, तो क्या भैया उसी से रिलेटेड कुछ क्वाड के बारे में सुनने को मिल रहा था क्या, हाँ भैया मिल रहा था। एंड आप देखो इसी टाइम पे इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है, अभी मैं कुछ ही दिन टाइम में या फिर शायद 1-2 दिन में एक आर्टिकल पब्लिश करूंगा, एक मतलब एक वीडियो डालूंगा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की, जिसमें भैया आप देखोगे कि इंडिया के ही फॉरेन सेक्रेटरी चाइना जा रहे हैं, किसके लिए, कि भैया चाइना और इंडिया के बीच में रिलेशन सही हो पाए, जहां पे हम नो डाउट एक जो आपका डैम बनने वाला है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, जो भी आपकी फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट्स अभी तक देखो रिज्यूम नहीं हुई है, तो उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। एंड वहीं पे भैया जो दूसरी जगह है जहां पे हम देख रहे हैं कि एस जयशंकर साहब जो कि उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जहां पे मेन बात ये की जा रही है कि भाई चाइना काउंटर करना है, कैसे भी करो चाइना काउंटर करना है। देखो बॉस, दिस इज द ब्यूटिफिकेशंस ऑफ द इंडियाज डिप्लोमेसी, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, द क्वाड इज सीन एज द मैकेनिज्म फॉर द बैलेंसिंग चाइना's influence in the region, although its members have stressed that it not a military alliance and in open to other countries who shares their values and the interest, ठीक है। सो ये एक टाइप का मिलिट्री अलायंस बिल्कुल नहीं है। हालांकि बॉस आपको आगे देखने को मिलेगा कि एक जो मालाबार करके एक एक्सरसाइज होती है वो क्वाड मेंबर्स के बीच में ही होती है, ठीक है। बट ये एक कोई भी मिलिट्री अलायंस बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मिलिट्री वगैरह शेयर करोगे, एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ठीक है। इंडो पैसिफिक में वो भी इसलिए करते हैं जिससे चाइना थोड़ा दबके रहे, ठीक है। आगे देखो अब क्वाड भैया बनना कैसे स्टार्ट हुआ, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो देखते जाना, ठीक है। 2007 में होता क्या था, क्वाड वाज इनिशियली फॉर्म्ड इन 2007 ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ द लीडर्स फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको मोस्ट प्रोबेबली हम अगली ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे, दैट इज नोन एज आसियान, ठीक है। आसियान का, अच्छा इसकी बात करिए तो रिवाइज कर लेते हैं। आसियान का भैया एक मेंबर है इंडोनेशिया, हाँ भैया बिल्कुल है, इंडोनेशिया के पीएम आने वाले हमारे रिपब्लिक डे परेड पर। एंड भैया आसियान में सिर्फ इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हम सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। इट वॉज जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजाओ आबे हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ द क्रिएटिंग द क्वाड, ठीक है। तो शिंजाओ आबे जो कि जापान के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि भैया एक क्वाड कंट्री बनाई जाती है, ठीक है। हालांकि इस क्वाड में सारी की सारी डेमोक्रेसीज पे फोकस था, क्योंकि हम ये चाहते थे कि इंडो पैसिफिक फ्री रहे, है ना। तो इसलिए हम ऐसी कोई कंट्री ले सकते थे जहां पे मोनोक्रेसी या फिर मतलब मोनार्की या फिर ऑटोक्रेसी जैसी चीजें हों, ठीक है। तो जापानीज पीएम हाईलाइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी सिक्योरिटी डायमंड, ठीक है। जस्ट डायमंड क्यों भैया, सिक्योरिटी डायमंड ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हो, क्वाड्रिलेटरल बॉस बोलते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल जो क्वाड का फुल फॉर्म है, अगर आप देखो तो जियोग्राफिकल लोकेशंस भी ऐसे ही पड़ती हैं, आगे मैंने हालांकि मैप लगाया है तो मैं आपको बताऊंगा, तो उस वजह से सिक्योरिटी डायमंड, ठीक है। इन एशिया सिक्योरिटी डायमंड रहेगा, मतलब जो समझ सकते हो एक हीरा टाइप से, इंडो पैसिफिक क्या है, हीरा है, उसकी हमें सिक्योरिटी करनी है, ठीक है। विच इंक्लूड्स द यूएसए, जापान, इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलिया। 2017 देखो बहुत ज्यादा करीब आते आ रहे हैं हम गलवान क्लासेस के। 2017 में कहते हैं once again confronted with the growing danger posed by the China, ठीक है, posed by the China, the 4 nations revitalized the Quad by expanding its goals and devising a system that they aimed to gradually establish an international order based on the rules। अब भैया वो जगह आ चुकी थी क्योंकि 2017 तक चाइना बहुत सफिशिएंटली ग्रो कर चुका था, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे।
तो भैया वो टाइम आ चुका था जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, मतलब इंटरनेशनली ये देखना होगा कि चाइना कहीं ऐसी कंट्री ना बन जाए जो कि एक कुछ टाइम बाद यूएसए को काउंटर कर पाए। ठीक है, आगे देखो, इंडिया, जापान एंड यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड द फर्स्ट क्वाड टॉक्स इन दी मनीला अहेड ऑफ द आसियान समिट 2017। अभी तक देखो क्वाड किसी ने ऑफिशियली नहीं बोला कि भैया क्वाड ऑफिशियली बन चुका है। अभी तक देखो जब भी आसियान की समिट हो रही है तो जस्ट उसी के बाद हम क्वाड की समिट भी कर ले रहे हैं, है ना। ऐसा ही चल रहा है अभी तक ऑफिशियली बना नहीं है, अब बनेगा आपका ऑफिशियली। 2020 में एक बार फिर से होता है ट्राइलेटरल इंडिया यूएस एंड जापान की जो एक मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है, एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। वहां पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया जाता है मालाबार एक्सरसाइज में, जो कि इंडिया, यूएस, जापान के बीच में होती है। ठीक है, हर साल होती है ये ऑलमोस्ट, और डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में आपको देखने को मिलती है। मार्किंग द फर्स्ट ऑफिशियल ग्रुपिंग ऑफ द क्वाड। यहां से क्या होता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क बन गया था कि हाँ यार अब क्वाड बन चुका है। सिंस इट्स, क्योंकि ऐसा नहीं था, क्यों फ्रेमवर्क बन गया, क्योंकि भैया ये आसियान के जस्ट बाद नहीं हुआ है, ये जस्ट एक मिलिट्री हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया बोला कि हम भी आएंगे, हमने बोला आ जाओ भैया। ठीक है, since its resurgence in 2017, the first joint military exercise among the four countries in over a decade। over a decade मतलब 10 सालों में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। ठीक है, आगे देखो 2021 जहां पे फाइनली ऑफिशियली आपका क्वाड बन जाएगा। द क्वाड लीडर्स मेट वर्चुअली एंड लेटर रिलीज्ड अ जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, जहां पे ऑफिशियली पेपर्स बनते हैं, सब कुछ भाई एकदम मतलब ऑफिशियली हो जाता है कि हाँ आज से आपका जो क्वाड होने वाला है इट इज अ ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां से आपका ऑब्यूलेशन होता है। अब ये क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी वो देख लेते हैं। जैसे स्ट्रेंथिंग रीजनल सिक्योरिटी, हमारा मेन मकसद था कि रीजनल सिक्योरिटी को हमें इंप्रूव करना है। द क्वाड एम्स टू एनहेंस द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन बाय प्रमोटिंग रूल्स बेस्ड ऑर्डर्स, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉस। मतलब कोई भी कंट्री किसी के भी लॉ नहीं तोड़ेगी, जैसे कि हालांकि होता रहता है, जैसे कि आप ताइवान का देख लो, चाइना का देख लो, हमेशा लॉ टूटते हैं। इवन आप अगर नीचे आ जाओ थोड़ा वियतनाम, लाओस वाले एरिया में, फिलीपींस वाले एरिया में, तो हमेशा होता रहता है। इलीगल फिशिंग होती है। ठीक है, किसी के भी इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि मैरीटाइम बाउंड्री हम बोलते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है, जो कि बड़ी कंट्रीज है, स्पेशली चाइना। ठीक है, तो वहां पे बोला गया कि भैया रूल बेस्ड होना चाहिए, जो भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है कि नेविगेट करना चाहिए उधर पे, उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। आगे देखो, काउंटरिंग चाइनास रूल, जो कि चाइना का रूल बढ़ता जा रहा था, उसको हमें काउंटर करना होगा। तो उसके लिए क्या बोला गया था, क्वाड इज सीन एज अ रेस्पॉन्स टू द चाइनास ग्रोइंग assertiveness in the region, the member countries seeking balance of the China's rise and prevent it from the altering the status quo in the region। ठीक है, आगे देखो क्या है, प्रमोटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो भाई सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यूएसए को, देखो ऐसा इंटरेस्ट यूएसए को कहीं ना कहीं ये तो था कि चाइना यार कहीं बहुत ज्यादा ग्रो ना कर जाए। लेकिन आप देखो 2017 से लेकर 2021 तक उसके लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं था, क्योंकि नो डाउट चाइना ग्रो कर रहा था लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर रहा था। लेकिन विद द टाइम वो कर लेता, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या नहीं था, इंडो पैसिफिक का कंप्लीट बोल सकते हैं एक फ्री वो नहीं था, मतलब रूट नहीं था, फ्री रूट नहीं था, इनका कंप्लीट इन्फ्लुएंस नहीं था इंडो पैसिफिक में। लेकिन चाइना यहाँ पे कर रहा था। चाइना यहाँ पे देखो तो जस्ट इंडिया से अगर थोड़ा सा आगे निकलो इंडो इंडियन ओशन से, तो यहाँ पे आप देखो मालाबार, आपका जो मलक्का स्टेट है उसके बारे में बात करेंगे, स्टेट ऑफ हरमोज के बारे में बात करेंगे, हम सारी चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो द मेंबर countries are the major economic in the region and seeks to promote economic cooperation. In May 2022, Quad countries decided to allocate $50 billion for the infrastructure in the Indo-Pacific region। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है, जिससे हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़े। एंड कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसे बढ़ेगा, ये सारा इन्वेस्टमेंट होगा कहाँ, या तो हम किसी ना किसी कंट्री के साथ, या फिर किसी ना किसी आइलैंड के साथ कोलैबोरेट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगा के एक कोई आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे, जिससे यूएसए को कंप्लीट एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा इन द इंडो पैसिफिक, या फिर साउथ एशिया वगैरह वाले सी में। ठीक है, आगे देखो, बिल्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड द कैपेसिटी, द मेंबर कंट्रीज हैव बीन कंडक्टिंग joint naval exercises and the maritime patrol to enhance their maritime security capacity and the interoperability। मतलब interoperability मतलब क्या होता है, जिसको जैसे हाँ मैरीटाइम की अगर जैसे सारी चीजें फ्री चल रही है ना, किसी के एक इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, सो मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए कैपेसिटी बढ़ानी होगी, जहां पे मल्टीपल, जो आप देखते हो कि जो अभी आप देखते हो ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, इवन आपका जापान वगैरह में कई सारे वो हैं डिप्लॉयड, यूएसए की जो भी मिलिट्री से बेसिस हैं, क्यों है वो, इसी वजह से। ठीक है, आगे देखो, स्ट्रेंथिंग पीपल टू पीपल टाइज, हालांकि यार ये पॉइंट सिर्फ लिखने को होता है ना, ये हर आपको ग्रुपिंग में देखने को मिल जाएगा कि पीपल टू पीपल टाइज, ऐसा तो है नहीं ना हम यूएसए के साथ जाके मिलते हैं। ठीक है, सो बट जो लोग जाते हैं उनके साथ, जैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, है ना, उन लोगों के साथ काफी अच्छे रिलेशंस बनते हैं। सो द क्वाड एम्स टू प्रमोट पीपल टू पीपल टाइज थ्रू द एकेडमिक एंड द कल्चरल एक्सचेंजेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है,
अकेडमिक एंड द कल्चरल एक्सचेंज। भैया ये कैसे हो रहा है भैया? हम तो क्वाड बात कर रहे थे, मेन था भैया आपने बताया जैसे चाइना को इन्फ्लुएंस कर, चाइना का मतलब जो भी ग्रोइंग कैपेसिटी थी उसको रोकना था। तो भैया यहाँ पे अकेडमी और कल्चरल ये कैसे टाइस आ गया? मतलब यहाँ पे देखो बॉस, यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है स्टेम के बारे में। हालांकि मैं आगे लेके आया हूँ तो बताऊंगा उसको। स्टेम का फुल फॉर्म है, आप देख सकते हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस तरीके से, है ना। इसका पूरा फुल फॉर्म था, दिस इज अ काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कैसी थी? जैसे अगर सपोज करो ये 4 जो कंट्रीज हैं, अगर जितने भी इसमें एकेडमिक एजुकेशन, एकेडमिक बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें अगर इंटर कंट्री मतलब जैसे एक कंट्री क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जापान में जाते हैं, जापान के इंडिया आते हैं, इंडिया के यूएसए में जाते हैं। अगर आप इस तरीके से जाते हो तो आपको एक काइंड ऑफ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी जिसका नाम था स्टेम तरीके से, ठीक है। आगे हाल आया हूं तो बताऊंगा। एंड एनहेंस डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो जो भी डिजास्टर रिलीफ होगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हम ओशन की बात कर रहे हैं। ओशन में कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो डिजास्टर रिलीफ के लिए हम हमेशा आगे बढ़ के आएंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हम हमेशा आगे बढ़ के आएंगे। इन सारी चीजों से आपका क्या होता है? स्ट्रेंथ होते हैं पीपल टू पीपल टाइज, ठीक है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई नहीं होता है, मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा फालतू लगता है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये इन्वॉल्व होता है। वो मैंने जस्ट हाईलाइट करने के लिए बोला था कि आप जिससे इस पॉइंट को हाईलाइट कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है बस आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ते ही हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेवी इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नेवल बेसिस इंक्लूड हो जाते हैं, इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से इसको हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि नेवी में वाटर में देखो, एक आपके पास अगर अर्थ है तो अर्थ के पास आपके पास एक स्टेबल फ्लैट अर्थ है जिस पे आप चल वगैरह सकते हो, लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता ना। वाटर में भाई कभी भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नो डाउट हमारे यहाँ पे आप वो भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो एनडीआरएफ का, ठीक है, जिसको मैंने बोला था कि इसको यार आईडीआरएफ भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की सीरीज भी फॉलो कर लिया करो, ठीक है। आगे देखो, कॉपरेशन डेट ट्रैप, ठीक है। डेट ट्रैप भैया क्यों? क्योंकि यार चाइना का जो भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? उसकी डेट पॉलिसी के कारण। वो एकदम से पैसा दे देगा, उसके बाद क्या करेगा? क्योंकि उसे पता है इतनी कंट्रीज इस इंटरेस्ट के साथ कभी भी हमारा रिफंड कर ही नहीं पाएंगे, मतलब हमको पे कभी दोबारा कभी नहीं कर ही नहीं पाएंगे। तो उस वजह से होता क्या है, वो फिर उसका मिलिट्री का यूज करते, मतलब उनके जो भी लैंड एरिया है उनको लीज पे ले लिया करता है। यहीं से तो आपको स्टिंग ऑफ पल्स के कुछ कुछ याद आ रहा होगा, बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी आगे इंक्लूडेड है, जस्ट अगली स्लाइड है, ठीक है। सो देखो, रिजॉल्विंग डेट इश्यूज अंडर द G20 कॉमन फ्रेमवर्क थ्रू द क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल। भैया एग्जैक्टली है क्या? इसको जरा हाईलाइट कर दीजिए। तो देखो बॉस बता देता हूं आपको, जो क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल है बेसिकली करता क्या है? आपने देखा होगा कि ओशन जब भी होते हैं या फिर नेवल जब भी होता है तो भैया वहां पे निकलते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज जो कि मल्टीपल कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। मतलब हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे, हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे। तो हमने क्या किया? हमने कहा क्यों ना एक ऐसा पोर्टल बना लिया जाए जो मैनेज करेगा कि यार किसके पास कितने रिसोर्सेज जाने चाहिए एंड किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद किसने कितना काम किया, ठीक है। सेकंड वन, यहाँ पे क्या बोला गया कि भैया यहाँ पे हम G20 मेंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे एंड उनसे भी बोलेंगे कि क्यों ना आप इसी तरीके से हमारे इसी पोर्टल का यूज करते हुए, क्योंकि G20 एक बड़ा ग्रुपिंग है, बड़ा ग्रुपिंग है तो भैया बड़ा फंड आ सकता है, मतलब बड़े पैसे आ सकते हैं, ठीक है। एंड उनको कई जगह पे हम इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कई कंट्रीज की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड इन दिस। आगे देखो, क्वाड की अगली जो सिग्निफिकेंस है दैट इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एड्रेस द कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडो पैसिफिक रीजन्स such as the rise of the China and its increasing assertiveness in the region through स्टिंग ऑफ पल थ्योरी, ठीक है। सभी को पता भी है स्टिंग ऑफ पल थ्योरी, जो कि एक चाइना का स्टिंग ऑफ पल के अंदर ही एक छोटा सा इनिशिएटिव दैट इज बोल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें स्टिंग ऑफ पल से कि बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें वो चाहता है कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक हम जाएं, फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरे जितने भी ट्रेड रूट्स हैं, बेसिकली स्टिंग ऑफ पल्स है क्या? स्टिंग ऑफ पल्स का ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे सारे मिलिट्री बेसेस बना देंगे। हालांकि ये आगे जाके होने लगा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तो चलो इस वजह से हो रहा है, मतलब आगे जाके पता पड़े सारे के सारे यहाँ पे अगर मिलिट्री बेसेस बन गए तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी ना। बेसिकली जो स्टिंग ऑफ पल्स का एक जो बेसिक फ्रेमवर्क था, देखो कुछ भी चीज करने के लिए भैया चाहिए होता है पैसा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भैया। सबसे पहले चाहिए हमें फंड्स, फंड्स चाहिए। तो भैया फंड कैसे आएंगे? फंड यार सबसे पहले कैसे आएंगे कि हम करेंगे सबसे पहले अपनी इकोनॉमी ग्रो। इकोनॉमी ग्रो कैसे होगी? जब हम भैया खर्चा कम करेंगे और फायदा ज्यादा लेंगे। अब ये देखा गया कि यार खर्चा सबसे ज्यादा होता कहाँ है? खर्चा सबसे ज्यादा होता है एक चीज को दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे अगर आप देखो तो आपको इस वाले एरिया में जहां पे आपको कुवैत, ईरान, इराक वाला देखने को मिलता है, वहां पे आप देखो गल्फ ऑफ एडेन देखने को मिलता है, वहीं पे आपको देखने को मिलेगी स्टेट ऑफ हरमोस। जैसे यहाँ पे आप इंडोनेशिया वाले एरिया में आपको स्टेट ऑफ मलक्का देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ हरमोस देखने को मिलेगी। अब ये इन दोनों के रूट के थ्रू जाता था। इन दोनों रूट से होता क्या था कि इंडो पैसिफिक से ही सारी चीजें आती थी, इंडो पैसिफिक से जाती थी, कुछ ना कुछ भी टैक्सेशन भी देना पड़ता था।
अब अगर सपोज करो यहाँ पे खुद का अगर चाइना का कोई ना कोई बेस हो जाए तो उसे बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। हाँ भैया सही बोल रहा हूँ। आगे देखो तो यहाँ से भी बहुत अगर देखा जाए, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का की एक बार बात की जाती है कि हम स्टेट ऑफ मलक्का को चोक पॉइंट बना लेंगे, उसको हम चोक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे भी एक मतलब साइड में जब आप देखोगे तो इंडोनेशिया के जस्ट एक्सटेंशन के पास एक और स्टेट पड़ती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसका लैमचोक करके ऐसा कुछ नाम है ना, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द नेम। तो वो भी एक स्टेट पड़ती है। वहां से भी देखो तो भैया अगर मिलिट्री गुड्स जाते हैं या फिर जो भी कॉमर्शियल गुड्स भी अगर जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव क्रिएट होगा। तो वहां पे चाइना ने दिमाग लाया क्यों ना इतना घूमने की बजाय हम भैया यहाँ से जाएं। जो आपका BRI की बात की जाती है, जो ये पाकिस्तान के वाले एरिया से थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने मैप, है ना, जो आपके पाकिस्तान वाले एरिया से, वो जस्ट इसीलिए की गई। मतलब स्टिंग ऑफ पल्स का जो बेसिक इनिशिएटिव था वो ये था कि भैया जितना भी हमारा पैसा खर्च होता है किसमें, यहाँ से सामान ले जाके दूसरी जगह ले जाने में, उसमें भैया अगर ऐसा ना हो और हम अगर ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना पाए, बहुत ज्यादा इफिशियंट बना पाए, उसको फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। एंड आप देखो तो चाइना भी अभी देखो इंडिया के साथ तो अच्छे रिलेशन बना ही रहा है ना। जैसे अभी बात की थी कि भैया जब से कजान की जो समिट हुई थी उसके बाद सारी चीजें अच्छी तो हो ही रही हैं। लेकिन रिसेंटली भी कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए थे जहां पे कराची पोर्ट से लेके, कराची पोर्ट से मतलब एक फ्लाइट निकाली गई जो कि एक नए फंडेड, जो कि कंप्लीटली चाइना फंडेड एक एयरपोर्ट बनाया गया है, कहां पे भैया, पाकिस्तान में, ठीक है। एंड कराची से वो फ्लाइट पहली फ्लाइट थी, इस वजह से उससे रिलेटेड मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश हुए थे। बट मेन बात यह है कि भैया चाइना का उसमें पाकिस्तान में बनाया गया, वो पाकिस्तान की लैंड पे बनाया गया कंप्लीट एयरपोर्ट, जो कि अभी हाल ही 1-2 दिन पहले के ये आर्टिकल्स हैं, इसमें भैया पाकिस्तान का 1 रुपए खर्च नहीं हुआ, ठीक है। सारा का सारा जो भी फंड किया गया है पैसा, वो किसके द्वारा किया गया, चाइना के द्वारा किया गया है, अंडर दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, तो आप देख सकते हो। आगे देखो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है भैया, सो द मेंबर कंट्रीज हैव लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव्स लाइक इन द इंडो एशिया पैसिफिक ग्रोथ कॉरिडोर, जिसके बारे में बता रहा था, AHGF-GC, आगे ब्लू डॉट नेटवर्क एंड दी सप्लाई चेन रिजाइलेंस initiative to promote economic development in the region. India is mostly at the receiving end of the investment by the Quad countries, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखो क्वाड के बारे में बात करो तो यार मेन मकसद उसका वही था कि चाइना को काउंटर करना। उसके साथ ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इन तीनों चीजों को हाईलाइट कर देता हूं मैं। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जो आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा, ब्लू डॉट नेटवर्क, एज वेल एज सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव तक है, ठीक। आगे देखो है क्या, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय द इंडिया एंड द जापान। इंडिया एंड जापान ने देखा, क्योंकि वह जापान इज अफ्रीकन कंट्री, इंडिया एक एशियन कंट्री है, तो इसी वजह से इंडिया एंड अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर टू एनहेंस द इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन द एशिया एंड अफ्रीका थ्रू। कैसे होगा भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले हम बढ़ाएंगे, जैसे कि रोड्स हो गया, पोर्ट्स हो गए, एनर्जी या फिर जो प्रोजेक्ट हो गए। आगे डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी का देखो ये मतलब तो होता ही है, जैसे कि ICT, हम ICT को एनहेंस करेंगे, स्टार्टअप्स बढ़ाएंगे, इनोवेशंस बढ़ाएंगे। इसी के साथ जो भी ऑप्टिकल फाइबर की आप देखते हो, ऑप्टिकल फाइबर जो कि अंडरग्राउंड ऑफ द सी रहते हैं, उनको हम सबसे ज्यादा बिछाएंगे, जिस कारण हम एक्सप्रेस वेज बना पाएंगे, ठीक है, बिटवीन दी 2 ओशियंस। आगे देखो स्किल एनहेंसमेंट पे फोकस करेंगे, जहां पे कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड दी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे। जब भी देखो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब भी कभी फंड्स एलोकेट होंगे, रोड बनेगा, कौन बनाएगा, आदमी चाहिए, आदमी चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट करने वाले हैं। ऐसी पोर्ट्स के साथ, ऐसी एनर्जी के साथ। एनर्जी में सबसे ज्यादा जो अभी बात अभी आप पॉइंट ला सकते हो, डेट इज हाइड्रोजन एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी के बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। इसी में आप सोलर का भी बात कर सकते हो, सोलर एनर्जी के बारे में। सेकंड हो जाता है डेट इज ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क क्या कहना चाह रहा है भैया, द ब्लू डॉट नेटवर्क इज अ US लेड इनिशिएटिव। यहाँ पे किसकी बात आ गई, USA की बात आ गई, तो भैया अपने वो फायदा तो जरूर देखेगा, हाँ भैया बिल्कुल देखेगा। इन अ कोलैबोरेशन विद द जापान एंड द ऑस्ट्रेलिया टू सर्टिफाई हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड। अब ये इनका कहना क्या है, ब्लू डॉट नेटवर्क में इंडिया क्यों भैया नहीं है, इंडिया क्यों नहीं है ब्लू डॉट नेटवर्क में, जबकि हम क्वाड के मेंबर है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो ब्लू डॉट नेटवर्क है वो बेसिकली लाया ही इसलिए गया था कि ब्लू डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। ब्लू डॉट्स को मतलब जो भी आपको ओशियनिक रीजन दिखता है, आप अगर अर्थ को देखो तो जो भी आपका ओशियनिक रीजन है वो सारा आपको ब्लू डॉट के ब्लू कलर में दिखता है, ठीक है। अब वहां पे डॉट का नेटवर्क बनाना है, मतलब जो मल्टीपल डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करना है। वो भैया कैसे होंगे, वो कनेक्ट ऐसे होंगे ना जब एक दूसरे के साथ कभी ना कभी पोर्ट्स बनाए जाए, है ना, कभी ना कभी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाए। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो भैया लेकिन यहाँ पे तो वर्ल्ड की बात की गई कि भैया वर्ल्ड वाइड बनाए जाएंगे। बॉस देखो USA जहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, उसके पास से वहां से लेके मतलब आप देखो तो अलास्का वाला रीजन हो गया, जो मेन USA वाला रीजन है, वहां से आप देखो तो उसके पास ऑलमोस्ट हर जगह अपने मिलिट्री बेसिस हैं, एस्केप्ट द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में उसकी बहुत कम प्रेजेंस है। लेकिन जैसे जैसे ये सारे इनिशिएटिव्स बनाएगा उसके बाद बहुत सारे बोल सकते हैं कि
अभी भी उसके पास कई सारे बेसेस हैं, जहाँ पे जापान वगैरह हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो ऐसी कंट्रीज में उसके पास मल्टीपल बेसेस हैं एज ऑफ नाउ। लेकिन अभी भी वो आप देखो तो स्पेशली जो साउथ चाइना सी है उसमें उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। इंडो पैसिफिक में अभी भी आपको कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा, हालांकि मॉरिशस वाला इशू भी आपको भी पता होगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन बोल सकते हैं कि ईएएस का ऑब्जेक्टिव था ब्लू डॉट इकोनॉमी, ब्लू डॉट नेटवर्क का, जिसके कारण ये इनिशिएटिव लाया गया, इसीलिए इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था। इंडिया सोच रहा था कि भैया यहाँ से तो फिर आप हम पे रूल करने लगोगे, ठीक है, इस वजह से हम इसका पार्ट नहीं थे। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इंश्योर क्या करना होगा, हमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना होगा, सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक विजिबिलिटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो ट्रांसपेरेंसी को, सस्टेनेबिलिटी को, है ना, सारे वर्ड्स आप अवेयर हो। अगर इनकेस आपको कुछ समझ में नहीं आता तो भाई कमेंट सेक्शन इज योर्स, वहां पे पूछ लिया करो, ठीक है। act as an alternative to the China's Belt and Road Initiative by promoting trusted high standard projects, ठीक है। इस पॉइंट को इसलिए हाईलाइट करते हैं क्योंकि चाइना के बीआरआई में जब हम देखते हैं तो सिर्फ इंडिया के आप नेकलेस ऑफ डायमंड या फिर डायमंड ऑफ नेकलेस मत देखो, यहाँ पे भी देखो आपके बीआरआई ने मतलब क्वाड का जो इनिशिएटिव था वो भी इस तरीके से, जहां पे हम ब्लू डॉट नेटवर्क की बात करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ यही करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो स्टिंग ऑफ पल्स है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है ना, वो आप देखो सारे के सारे रूट्स को कवर कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। आगे देखो की फीचर्स क्या हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रोड हो गया, पोर्ट्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, सर्टिफाइड विद अ ब्लू डॉट फॉर मीटिंग इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो भी चीजें बनाई जाएंगी वो इंटरनेशनली हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखो इनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्राइवेट सेक्टर क्यों, क्योंकि हमें भैया काम जो चाहिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव के साथ एंड बहुत ज्यादा फास्ट पेस के साथ चाहिए। थर्ड वन भैया आपने थर्ड वन भी तो बताया था, डेट इज SCRI, सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव। भैया बेसिकली है क्या, सो द सप्लाई चेन resilience initiative SCRI is a joint effort by the India, Japan and Australia to create a secure and diversified सप्लाई चेन नेटवर्क। भैया अब यहाँ पे भैया यूएसए नहीं है, अब वहां पे अदर कंट्रीज हैं, क्यों भैया आगे देखो आप, जब जैसे आप पढ़ोगे ना ऑब्जेक्टिव आपको पता पड़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल कंट्री चाइना फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन्स। क्या भैया इसमें समझ में नहीं आया भैया, दूसरा पॉइंट भी पढ़ लो बॉस। स्टैंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स एंड इंश्योर रिजाइलेंस अगेंस्ट द ग्लोबल डिसरप्शन। अब भैया आप बता दो, देखो बॉस चाइना नो डाउट अभी के टाइम पे अगर आप देखो, आपने इकोनॉमी में 3 सेक्टर पढ़ रखे होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। अभी जो चाइना की जो सबसे बड़ी बोल सकते हैं इकोनॉमी जो जहां से बूस्ट करती है वो कौन सा सेक्टर है, कहां से आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है ये बनाते हैं ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स भी स्पेशली कौन से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। जितनी भी टेक रिलेटेड चीजें हैं, टेक रिलेटेड भैया मतलब जितने भी स्मार्टफोन है आप देखो सबसे ज्यादा यहीं से निकल के आते हैं। जितने भी भैया ये जैसे सेमीकंडक्टर तो नो डाउट वहां से आता है, लेकिन सेमीकंडक्टर का जो सेकंड लार्जेस्ट आप प्रोड्यूसर वगैरह देखोगे तो वो भी आपको चाइना को देखने को मिलेगा, है ना। क्यों, अच्छा भैया मतलब ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये कि टर्शरी सेक्टर की, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं टर्शरी सेक्टर, क्योंकि सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। ऑटोमोबाइल को आप देख सकते हो फिर वो वगैरह वगैरह सेक्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन भैया ये देखा जाए तो उस तरीके से मतलब ऐसी चीजें जो हमारी सर्विस हमको प्रोवाइड करेंगी, वहां से भी ये चीजें निकल के आ रही हैं। अब था क्या कि भैया ये हमसे रॉ मटेरियल लेते थे, रॉ मटेरियल लेने के बाद खुद मैन्युफैक्चर करते थे, तो खुद ही पूरे का पूरा सप्लाई करते थे, जिस कारण सबसे ज्यादा जो फायदा होता था वो इनको होता था। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं इंडिया से ही लेते थे, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड से चाइना रॉ मटेरियल एक्वायर करता था। जैसे अगर आपको पता हो तो अभी ग्रीनलैंड की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड में लिथियम है, लिथियम से बनाएंगे भैया बैटरी, बैटरी से बनाएंगे ऑटोमोबाइल, समझ पा रहे हो इस तरीके से। तो इसी वजह से भैया जितना भी था कि चाइना क्या कर रहा था, मैन्युफैक्चर करता था, उसके बाद सारी चीजों को बेचता था। बेचने से क्या होता था, इसको सबसे ज्यादा फायदा, जैसा हमने करा, हमने रशिया से ऑयल लिया, उसको प्रोसेस करा, हमने बेचा, कब को फायदा हुआ हमें, ठीक है। इस तरीके से तो बोला गया कि हम जो डिपेंडेंसी है, मतलब सिर्फ एक ही कंट्री है पूरे इंडो पैसिफिक में या फिर साउथ चाइना सी को मिला लो, कि एशिया में सिर्फ एक ही ऐसी बड़ी कंट्री है जो ये सारी चीजें कर रही है, तो भैया इसको हमें करना होगा खत्म। अच्छा हालांकि भैया साथ में साथ ये भी देखते रहना कि इसी टाइम पे आपका वो भी स्टार्ट हो चुका है, एंड दैट इज रशिया एंड यूक्रेन वॉर, समझ पा रहे हो। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन वॉर भी इसी टाइम के अराउंड स्टार्ट हो चुका है। अच्छा यूक्रेन कर लेना, ठीक है, यूक्रेन वॉर। आगे देखो की फीचर्स क्या है, एनहेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन इंडिया, जापान एंड दी ऑस्ट्रेलिया। आगे क्या है, प्रमोटिंग न्यू ट्रेड रूट्स फॉर द एसेंशियल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्माकोटिकल्स, फार्माकोटिकल्स मतलब मेडिसिन रिलेटेड, ठीक है, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, तो जितने भी सारी ये सारी चीजें उनके लिए हम एक नए रूट्स निकालेंगे जिस कारण हम देख पाए। तो ऐसा कुछ सिंबल देखने को मिलता था, हालांकि इमेज मैंने एआई के थ्रू जनरेट की है, ठीक है। आगे देखो क्वाड की सिग्निफिकेंस क्या है, अब जो इंपॉर्टेंट है आपको जो अपने एग्जामिनेशन में या फिर जब भी आप कभी क्वाड के बारे में बताओ तो आपको बताना है, इट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी के, भैया मैरीटाइम सिक्योर को करने के लिए, मतलब जितने भी मैरीटाइम रूट्स वगैरह है उनको सिक्योर करने के लिए क्वाड की सिग्निफिकेंस है। क्वाड इज यूजफुल फॉर द इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी बाय कंडक्टिंग जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस, जिसका नाम मालाबार है, एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑन द इशू लाइक द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग, ठीक है।
इलीगल फिशिंग के लिए मैंने आपको पहले ही मेंशन करा था, ठीक है। हालांकि हम देखते हैं कि जब हम जी अभी हम ये पढ़ेंगे ना कि भैया क्वाड को और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वहां पे हम इलीगल फिशिंग के बारे में और ज्यादा अच्छे से देखेंगे। रीजनल स्टेबिलिटी, रीजन की स्टेबिलिटी कैसे होगी? क्वाड इज सिग्निफिकेंट फॉर द इंडिया इन प्रमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड एम टू प्रमोट आर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर्स, ठीक है। मतलब हम क्या चाहते हैं कि फ्री रहे, किसी की भी कंट्री की मोनोपोली ना रहे, ठीक है। आगे क्या है? पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी। कोविड भैया, हाँ यार इस टाइम कोविड का तो मैं भूल ही गया। कोविड भी तो देखो तो भैया इसी टाइम ओरिजिनेट हुआ ना। टाइमिंग फिर से दोबारा से टाइमिंग, कहां से ओरिजिनेट हुआ? चाइना से। ड्यू टू द डिसरप्शंस इन दी supply chain during the pandemic, Japan and the USA want to shift their manufacturing companies out of the China order to curb their imperialistic behavior which would be capitalized or on by India as well। मतलब क्या कहना चाह रहे भैया, आपको पता होना चाहिए एक कंट्री की दूसरी कंट्री में कंपनीज होती हैं, जैसे टेस्ला इंडिया में आना चाहती है ना, आईफोन इंडिया में आना चाहते हैं। आईफोन तो खैर आ चुके हैं, ठीक है, मतलब एप्पल, बेसिकली आईफोन नहीं, एप्पल। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला गया भैया कि जैसे भैया ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं, मतलब जैसे कि जो यूएसए बैक्ड कंपनीज थी जो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करती थी? यूएसए में, सॉरी चाइना में। तो अब क्या बोला गया, क्योंकि भैया चाइना ने क्या कर दिया, चाइना ने फैला दिया कोविड, तो हम देखेंगे कि भैया कोविड के बाद कई सारी कंपनीज वहां से निकल के आके इन्वेस्टमेंट किसमें की है? इंडिया में। क्योंकि तो दूसरी कंट्री तो इंडिया मोस्ट फुलफिल्ड कंट्री है ना। पहली जो मतलब हो सकती थी डेट इज रशिया, वो हो सकती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में एक तो ईगो आ जाता है, मतलब दोनों कंट्रीज बड़ी बड़ी है ना। वहां पे आप देखो तो रशिया वर्सेस आपका हमेशा यूएसए चलता रहता है, एंड स्पेशली जो इसके बीच में है वो है तो क्या, नाटो की बात। एंड वहां पे फिर रशिया यूक्रेन का वॉर भी हो जाता है, तो इस वजह से रशिया भी खत्म हो गया, तो सिर्फ बचा कौन? इंडिया, ठीक है। आगे देखो आप क्वाड के कुछ कुछ इनिशिएटिव, जहां पे आपको पहला ही देखने को मिल जाएगा, क्वाड फेलोशिप फॉर परसुइंग अ डॉक्टराइट इन स्टेम कोर्सेस। स्टेम कोर्सेस कौन कौन से? जैसे साइंस हो गया, टेक हो गया, आपका इंजीनियरिंग ब्रांच हो गई, मैथमेटिक्स ब्रांच हो गई। इनमें अगर आप अच्छा करते हो, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करते हो, तो आपको अ काइंड ऑफ फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप दी जाएगी। फेलोशिप को ही स्कॉलरशिप बोलते हैं, ठीक है। क्वाड वैक्सीनेशन पार्टनरशिप, मतलब ये जब भी कभी कोविड हुआ तो हमने भर भर के वैक्सीन बांटी है, हर कंट्री को बांटी है, ठीक है। क्वाड वैक्सीन एक्सपोर्ट ग्रुप, मतलब इसके बाद हमने ग्रुप भी बना लिया था, जैसे ग्रुपिंग मिलके हम एक्सपोर्ट करेंगे फॉर द कॉपरेशन इन वैक्सीन स्ट्रेटेजीज। क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप, सीनियर साइबर ग्रुप क्या, आगे जो वॉरफेयर आने वाले हैं वो कैसे रहेंगे? साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रहेंगे, साइबर वॉरफेयर देखने को मिलेंगे, तो भैया कहीं ना कहीं हमें डिजिटलाइज करते हुए साइबर सिक्योरिटी ग्रुप्स को भी इंश्योर करना होगा। सो फॉर अडॉप्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ऑफ शेयर्ड साइबर स्टैंडर्ड्स। आगे क्या है? कोऑपरेशन इन दी स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में कैसे भैया? शेयरिंग सैटेलाइट डाटा। हम क्या करेंगे? सैटेलाइट डाटा करेंगे। क्यों सैटेलाइट डाटा का अगर आपको जानना हो कि भैया क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो बेस्ट एग्जांपल है 1991 का कारगिल वॉर, ठीक है। सैटेलाइट शेयरिंग डाटा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इवन गलवान क्लासेस का भी आप देख सकते हो एक एग्जांपल, अगर हमारे पास सैटेलाइट की कंप्लीट फुटेजेस वगैरह होती है तो हम प्रूफ कर पाते हैं, है ना। क्योंकि इंडिया के पास ऐसा अभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस का इतना बड़ा बैंड है नहीं स्पेस में, जिसके कारण हम ये सारी चीजें कर नहीं पाते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। क्वाड के साथ एक क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया। क्यों क्यों बनाया गया भैया? ये हमने बात की थी ना कि भैया जो भी डिजास्टर या फिर जो भी डिजास्टर रिलीफ हमें प्रोवाइड करना होगा वो हम कैसे कर पाएंगे? या तो आप डिजास्टर आ जाए उसके बाद या तो मदद करो, लेकिन उसमें हो नहीं पाता है क्योंकि कई लोग मर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले से ही लोगों को अवेयर करेंगे। इस वजह से हम एक क्लाइमेटिक रिलेटेड एक कंप्लीट सैटेलाइट वगैरह भेजेंगे, जिसके रिलेटेड एक कंप्लीट क्वाड क्लाइमेट ग्रुप भी बनाया गया। आगे देखो क्या है? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि कॉपरेशन इन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एसेंशियल फॉर द डिजिटल इकोनॉमीज ग्लोबली। इसमें अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी के टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट इज आपका ऑप्टिकल फाइबर वाली पार्ट, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्रेसवेज। आगे द क्वाड मेंबर्स इन द 2022 समिट डिसाइडेड टू काउंटर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस सच एज द इलीगल फिशिंग, ठीक है। तो जो भी इलीगल फिशिंग वगैरह थी उससे रिलेटेड क्वाड ने 2022 में एक कंप्लीट समिट वगैरह रखी थी, जहां पे बोला गया कि भैया इलीगल फिशिंग इज टू हार्मफुल, एक्वेटिक वगैरह लाइफ खराब होती है तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है? कुछ लिमिटेशन जैसे कि हर कंट्री के होते हैं, जैसे हम देखा था अभी कुछ टाइम पहले कि भैया बाइडन साहब ने मना कर दिया कि हम क्वाड के समिट में नहीं आएंगे। क्वाड के समिट में नहीं आएंगे तो फिर मोदी जी गए थे, लेकिन क्योंकि उनकी एक प्री शेड्यूल वहां पे विजिट थी, उसके बाद वर्चुअली करके ले ली गई थी। फिर उसके बाद आपके जो बाइडन साहब भी आ गए थे, तो वो सारी चीजें चलती रहती है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भैया रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। चाइना को हम कह रहे हैं कि भैया काउंटर हो जाओ, लेकिन हो नहीं पा रहा है चाइना। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, है ना। हम कह रहे हैं कि भैया चाइना काउंटर हो जाओ, है ना, मतलब चाइना काउंटर मतलब इस तरीके से कि चाइना के जितना भी इन्फ्लुएंस है उसको हमें खत्म करना है, बट बेसिकली ऐसा हुआ तो अभी तक नहीं है, क्योंकि चाइना तो आप देखो डे बाई डे अपना स्ट्रिंग ऑफ पल्स बढ़ाता ही जा रहा है, ठीक है। सो इस वजह से आगे देखो क्या बोलेंगे, तो लैक डेफिनेट स्ट्रक्चर। कंप्लीट अभी तक जो डेफिनेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कंप्लीट क्वाड फॉर्मेशन के लिए, जो फ्री इंडो पैसिफिक को देखने के लिए, अभी तक वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया।
सो द क्वाड ग्रुपिंग लैक ऑफ द फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर विद अ सेक्रेटरीट और एनी परमानेंट डिसीजंस मेकिंग बॉडी। हाँ, इसी के साथ इनके पास कोई भी उस टाइप का सेक्रेटराइट नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसी परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है अभी तक। आगे देखो, डिफिकल्टी इन द एड्रेसिंग चाइनाज कंसर्न। चाइना कंसर्न में अभी तक हमें डिफिकल्टी होती है भैया, अभी तक हम उसको जो भी थ्रेट्स थे उनको अभी तक काउंटर नहीं कर पाए, उनको अभी तक बोल सकते हैं कि एड्रेस नहीं कर पाए। सो द क्वाड ग्रुपिंग इज व्यूड विद द सस्पिशन बाय द चाइना व्हिच एल्स सी इट एज एन अटेम्प्ट टू कंटेन इट्स राइज। दिस मेक्स इट चैलेंजिंग फॉर द ग्रुप टू एंगेज विद द चाइना इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर विच मे कॉज टेंशन बिटवीन द मेंबर्स कंट्रीज। ठीक है, तो जैसे क्या हो सकता है, मेंबर कंट्रीज के बीच में टेंशन हो सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने भैया आपके सैंक्शंस लगा दिए थे ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहेंगे कि भैया हमने जिसलिए बनाया था, जिसलिए हमने ज्वाइन की थी, वो तो अभी तक हुआ ही नहीं है ना। चाइना जब चाहता है, जब हम पे लगा देता है सैंक्शंस। इम्बैलेंस्ड कॉपरेशन, इम्बैलेंस्ड कॉपरेशन क्या, द मेंबर डू नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जिसके पास भैया जितना ज्यादा पैसा उसकी उतनी ही ज्यादा पूछ है। ऐसे अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, जब भी आपने कभी रिश्तेदारी वगैरह में जाओ तो भैया जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। जस्ट एन एग्जांपल। इसी तरीके से जब भी आप क्वाड में मीटिंग करने जाओगे, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा बड़ी मिलिट्री होगी, उसकी बात सुनी जाएगी। इसीलिए अगला पॉइंट क्या है, मिलिट्री, लिमिटेड मिलिट्री कैपेबिलिटीज। ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी ज्यादा नहीं है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। सो द क्वाड मेंबर्स हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ द मिलिट्री कैपेबिलिटीज with the US being the most powerful and the Australia being the least। ठीक है, आगे ऊपर वाला पॉइंट भी पढ़ देता हूं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस एंड द मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन द इंडियन ओशन। दिस क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन द कॉपरेशन विच माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। ठीक है, यहां से क्या होता है, इम्बैलेंस जैसी चीजें देखने को मिलती है ना। ऐसा भी हो सकता है भैया आपसे कोई बोल दे कि लोन ले लो, है ना, सपोज करो, जस्ट एन एग्जांपल, खुद से देखा करो ना, आपसे बोल दे कि एक लोन ले लो, उसके बाद आप ये सारी चीजें कर लो, मतलब सारा का सारा कॉपरेशन अच्छे से कर लें, उसके बाद भैया आगे जाके क्या जरूरी है, सारी चीजें जैसी अभी है वैसी बनी रहे, तो फ्यूचर में भी तो कुछ ना कुछ इंप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। एंड जब भी भाई कभी सरकार बदलती है, जैसे अभी यूएसए आ गए, यूएसए में अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो उनका देखने का नजरिया बिल्कुल अलग रहेगा क्वाड को। ठीक है, इस वजह से क्वाड अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा। Communicating clear intentions, communicating clear intentions that the group is not directed against any particular country, emphasizing the shared interest and the benefits for all countries in the region। क्यों भैया ये पॉइंट क्यों रखा गया, क्योंकि आप देखो चाइना हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भैया ये क्या है, आसियान नाटो है, ये क्या है, आसियान नाटो मतलब एशियन नाटो। ठीक है, ये क्या है, एशियन नाटो। इसी के साथ आपका रशिया भी बोलता है कि भैया ये इंडो पैसिफिक नाटो है। तो हमें ये बताना होगा कि भैया ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चाइना के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया बीइंग एन कंट्री, हम दोनों कंट्रीज के साथ काफी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहते हैं। तो हमें इंश्योर करना होगा, हमें उन्हें समझाना होगा कि यार आसियान नाटो मत कहो इसे, क्योंकि ये सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया, ये हर इस कंट्री को काउंटर करने के लिए बनाया है, जो भी फ्री ट्रेड को, या फिर मतलब बोल सकते हैं जो फ्री रूट्स हैं उनमें अपनी मोनोपोली दिखाने की कोशिश करेगा, जो भी कभी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा ट्रेड को, तो उन कंट्रीज के लिए आप हार्डली आप ही करते हो, तो आपके लिए तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखो, डिलीवरिंग कॉन्क्रीट आउटकम्स, मतलब कोई भी भैया ठोस आउटकम निकल के ही नहीं आ पाते। वैसे कंक्रीट का मतलब होता है आपके जो गिट्टी पत्थर से जो रोड वगैरह बनाए जाते हैं, मतलब पक्की रोड वगैरह, ठीक है, वैसा होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, मतलब कोई भी ठोस आउटकम निकल के नहीं आ पाता। कोई भी ऐसा नहीं है जैसे चाइना ही कर रहा है तो भैया लगा दो उस पर सैंक्शंस, उसकी इकोनॉमी खत्म करो, जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। आगे देखो, डेवलपिंग ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर projects or to promote regional economic integrations addressing common challenges such as climate change or the maritime security and promoting connectivity and the digital cooperation। अब यार कुछ लोग कह रहे होंगे कि भैया अभी तो जो आपने मतलब ट्रंप साहब आए हैं तो उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट से तो उन्होंने हाथ हटा लिया है, जहां पे पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट की बात करता था। अब भैया सपोज भी कर लो, जैसे अगर ट्रंप साहब आते भी हैं और वो बोलते भी हैं क्वाड में कि भैया चलो क्लाइमेट करना चाहिए, तो होगा कैसे जब वो पेरिस एग्रीमेंट से हाथ हटा चुके, तो क्या बात होता है वो इससे भी हटा लें। बिल्कुल हो सकता है यार, जब देखो ये बने थे तब उस टाइम की बात है, ये सारे लिमिटेशंस अभी भी हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अब जैसे पेरिस एग्रीमेंट से हाथ हटा लिया, अब जब यूएसए जैसी कंट्री जो भैया इतना सारा पॉल्यूशन क्रिएट कर चुकी है, उसका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे आपको देखने को मिलेगा। हम बोल रहे हैं कि भैया हम नेट जीरो इमिशन 2047 तक करेंगे या फिर 2050 तक करेंगे, मतलब जब तक हम एक टारगेट्स बना पाते हैं, बाकी कंट्री जब साथ में नहीं आएंगे तो अकेले हम कैसे ग्लोबली पूरा का पूरा क्लाइमेट या फिर पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इस वजह से विद द टाइम ऑफ द चेंजमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट वगैरह, तो बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं ऑन दी कॉपरेशन। जैसे अभी रिसेंट देखो, अभी बांग्लादेश में जो सिचुएशन चेंज हो गई, तो एक सिचुएशन चेंज होने से आप देखो पूरे के पूरे बांग्लादेश और पाकिस्तान, कभी जो इंडिया ने क्या बोलो, इंडिया की हेल्प से जब कभी पाकिस्तान आजाद हुआ था, वो दोनों आज साथ में,
तो इस वजह से चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। बिल्डिंग अ कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म विद द आसियान एंड द अदर रीजनल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस ऑन द शेयर्ड चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स, ठीक है। हमें क्या करना होगा भैया, एक कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म बनाना होगा जिसके थ्रू हमें एड्रेस कर पाए कि जितनी भी चीजें ये होती रहती हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को हम एड्रेस कर पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। कॉपरेशन बैठा पाए, अच्छे से मीटिंग्स कर पाए, ठीक है, एक अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए। सारी चीजें वही है यार, सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट सेम ही आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे कुछ और लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये पॉइंट आपका रिपीट मार गया है ना, आपका ये सेम पॉइंट आपको रिपीट देखने को मिलेगा विद एन इमेज ओनली, ठीक है। आगे देखो लिमिटेशन ऑफ क्वाड, और क्या लिमिटेशन है, जैसे कि स्टैंडिंग मिलिट्री एंड दी स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन। मतलब भैया जब भी कोई क्वाड बना है, क्वाड में इतनी सारी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि जैसे जापान हो गए, आपका जो इंडिया हो गया एंड यूएसए हो गया, उनके पास काफी अच्छी अपनी मिलिट्रीज हैं। तो क्यों ना भैया सारी की सारी मिलिट्रीज को गैदर करते हुए कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है। कुछ अच्छी ऐसे इनिशिएटिव्स लाए जाएं जो कि इंडो पैसिफिक में एक बड़ी ठोस प्रेजेंस बना के रखें, जिस कारण कोई भी कंट्री, कोई भी एक्सटर्नल कंट्री कभी भी अपनी मोनोपोली सेट करने की सोच भी ना सके, ठीक है। सो एक्सपेंडिंग cooperations in the area of the cyber security space and emerging technologies, developing joint capabilities in the defense, interoperability, extending military to military cooperation and information sharing, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड एज अ मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन नहीं है, मतलब मिलिट्री टू मिलिट्री इस तरीके की कोई भी ऐसी इनिशिएटिव्स नहीं है इसमें, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ मिलिट्री टू मिलिट्री, ठीक है। आगे भैया जो क्वाड प्लस की बात की गई थी, भैया ये आता कहां से है, इन 2020 द इंटेंट फॉर द प्लस फॉर्मेट वाज strengthened when the US hosted a meeting of the Quad nations which also include Brazil, Israel, South Korea to discuss a global response to the COVID-19, ठीक है। COVID-19 के टाइम पे जब ये सारी कंट्रीज आती हैं तो बोला गया क्यों ना भैया क्वाड को भी एक बड़ी ग्रुपिंग बनाई जाए, जैसे कि ब्रिक्स बन रही है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको 2025 में ये देखने को भी मिलेगा जब आपको क्वाड प्लस जैसे मेंबर्स, मतलब क्वाड की भी आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, स्लाइड ऑफ दैट कंप्लीट वीडियो लेक्चर, दैट इज क्वाड 2025। देखो बॉस क्वाड जो आपकी 2024 होनी थी वो भैया होनी थी इंडिया के द्वारा, ठीक है। इंडिया के द्वारा इसको सबमिट कराना था। आप ये देख सकते हो इंडियन टुडे का ये आर्टिकल है ना, इसमें यार डेट भी मेंशन थी, अराउंड नवंबर के अराउंड का आर्टिकल था या फिर सितंबर के अराउंड का, सितंबर के नॉट नवंबर, ये आपके सितंबर के अराउंड का आर्टिकल था, ठीक है। क्वाड 2024 की मीटिंग आपकी इंडिया को होस्ट करानी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मल्टीपल लीडर्स आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ कंफ्लिक्टिंग फ्लाइट्स पहले से, मतलब पहले से उनकी शेड्यूल थी कुछ विजिट, जिस कारण अब जो क्वाड 2025 होगी वो इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। एंड जब से आपके जो बने हैं, आपके डोनाल्ड ट्रंप आए हैं इन द पावर, तब से ये न्यूज आपने मल्टीपल टाइम सुनी होगी कि भैया क्वाड जो होने वाली है, क्वाड जो 2025 होगी वो भैया इंडिया होस्ट करेगा। एंड ये बड़ी क्यों है, क्योंकि भैया डोनाल्ड ट्रंप जी अब क्वाड की एज ऑफिशियल मेंबर बन के आने वाले हैं, क्योंकि 2021 में तो आप देखो तो जो पावर था वो ट्रांसफर हो गया था, तो जो डोनाल्ड ट्रंप जी थे, क्योंकि 2021 में ही तो फिर क्वाड बन गया है, तो ऐसे उन्होंने कोई ऐसी बड़ी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। अब लेकिन क्योंकि वो आएंगे तो क्वाड में बिल्कुल बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो उसके कारण हमें देखना होगा कि क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। सो इंडिया टुडे का एक बार ये आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं। इंडिया टू होस्ट क्वाड समिट 2025, डोनाल्ड ट्रंप टू रिप्रेजेंट द यूएस, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जी आएंगे यूएसए को, ऑब्वियस सी बात है, रिप्रेजेंट करने। सो द क्वाड समिट ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी न्यू दिल्ली दिस सितंबर मतलब 2024 का ये आर्टिकल है, दिस सितंबर रिलोकेट्स टू द न्यूयॉर्क ड्यू टू अ शेड्यूलिंग कन्फ्लिक्ट अमंग द अटेंडिंग लीडर्स, ठीक है। क्योंकि जो और लीडर्स थे उनके बीच में कन्फ्लिक्टिंग हो रहा था, मतलब सेम लीडर को मल्टीपल जगह जाना था, उनकी मीटिंग शेड्यूल्स थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर यार। होप सो आपको क्वाड के बारे में एक एक चीज बताइए भाई, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, वट एवर बी योर फीडबैक, प्लीज चेकआउट द कमेंट सेक्शन, है ना, वहां पे बता दिया करो अगर यार इतनी बड़ा वीडियो बनाया भाई किसी को समझ में आया कि नहीं आया, है ना, इफ दिस वन इज हेल्पफुल फॉर यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग एंड कंटेंट।